प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना के बारे में। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना रिपब्लिक में की है, उसकी योजना के अंतर्गत वह सबसे पहले समाज को 3 वर्गों में बांटता है, जैसा कि हमने न्याय के सिद्धांत में देखा। वह ये समाज का ये जो विभाजन है, यह विभाजन गुण के आधार पर करता है। वह गुण के आधार पर श्रम विभाजन करता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुणों की परिकल्पना वह करता है: विवेक, साहस और संयम। और ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से एक गुण प्रधान है और बाकी के 2 गुण गौण हैं। और वह व्यक्ति के प्रधान गुण की पहचान करके उस प्रधान गुण के आधार पर उसे समाज में कार्य सौंपता है। जैसे जिनमें विवेक की प्रधानता है, उन्हें शासन का कार्य सौंपता है। जिनमें साहस की प्रधानता है, उन्हें रक्षा का कार्य सौंपता है। और जिनमें संयम की प्रधानता है, उन्हें उत्पादन का कार्य सौंपता है। इस प्रकार वह गुण के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटते हुए श्रम विभाजन करता है। इस प्रकार उसके इस आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और उसका स्थान उसके गुण के आधार पर निर्धारित किया गया है। दूसरा, प्लेटो के इस आदर्श राज्य में जो संरक्षक वर्ग है, उसको शिक्षा का अधिकार देते हुए उसे एक लंबी शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। संरक्षक वर्ग से आशय मैं पूर्व के भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि प्लेटो ने समाज का जो शासक और सैनिक वर्ग है, इन दोनों को संरक्षक माना है तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग का। अर्थात शासक और सैनिक वर्ग इन दोनों से मिलकर उसका संरक्षक वर्ग बनता है। और ये किसका संरक्षण करते हैं? ये उत्पादक वर्ग का संरक्षण करते हैं। प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य में इस संरक्षक वर्ग को एक लंबी शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षित और प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है, जो कि हमने उसके शिक्षा सिद्धांत में देखा। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में शासन दार्शनिकों को या विवेकशील व्यक्तियों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को सौंपा गया है। उसका यह एक प्रसिद्ध कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते या राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ हमें इस बात को देखना है कि प्लेटो बड़े स्पष्ट रूप से यह मानता है कि शासन का कार्य केवल विवेकशील व्यक्ति जो एक लंबी शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षित और प्रशिक्षित हुए हैं, वही चला सकते हैं। आज के संदर्भों में हम देखें तो लोकतंत्र में शिक्षा को शासन और प्रशासन का आधार नहीं माना गया है, लेकिन प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ये मानता है कि शासन का कार्य पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, दार्शनिकों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। और वह इन दार्शनिकों को एक लंबी शिक्षा योजना के माध्यम से तैयार करता है, उनको शिक्षित करता है, उनको प्रशिक्षित करता है। उसका ये मानना रहा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वह बौद्धिक रूप से इतने समृद्ध होंगे कि वह विभिन्न बुराइयों से, उन बुराइयों से जो व्यक्ति को दिग्भ्रमित करती हैं, अपने कर्तव्य पथ से हटाती हैं, उन बुराइयों से वे मुक्त होंगी और अपने विवेक से वह उचित अनुचित के बीच में भेद करते हुए शासन के अंतर्गत निर्णय लेते समय उचित का चुनाव करेंगे, वही करेंगे जो उचित होगा। इसलिए वह राज्य में दार्शनिकों के शासन की वकालत करता है और ये चाहता है कि शासक दार्शनिक हो। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में, जैसा अभी हमने पूर्व में भी देखा, त्रिस्तरीय संगठन है। सबसे नीचे आर्थिक जो उत्पादक वर्ग है वह आर्थिक संगठन है, उसके ऊपर सैनिक वर्ग है और सबसे ऊपर राजनीतिक या शासक वर्ग है। इस तरह उसके इस राज्य में त्रिस्तरीय संगठन की व्यवस्था है। सबसे ऊपर राजनीतिक,
फिर सैनिक और फिर आर्थिक संगठन। वह ये मानता है, अंतिम बात अपने आदर्श राज्य में, कि राज्य जो है वह उच्च आनुभविक ज्ञान की प्राप्ति कराता है और राज्य में उन्हीं लोगों का शासन होना चाहिए जो उच्च अनुभविक ज्ञान को रखते हों, एम्पिरिकल नॉलेज रखते हों। ये आदर्श प्लेटो के आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं है। प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचना को अगर हम देखें तो अ, प्लेटो की इस आदर्श राज्य की आलोचना को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य में कानून की उपेक्षा करता है। आ, जैसा मैंने पहले बताया कि वह ये मानता है कि यदि न्याय की स्थापना हो जाती है, दार्शनिकों का शासन होता है, श्रम विभाजन कर्म के आधार पर होता है और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने सौंपे गए कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ में पूरा करता है तो समाज में अन्याय नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे और जब अपराध नहीं होंगे तो कानून की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार रिपब्लिक में वह कानून विहीन शासन की बात करता है और कानून की उपेक्षा करता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था इस पृथ्वी पर कम से कम ऐसी संभव नहीं है जो कानून के बिना, नियमों के बिना चलाई जा सके। दूसरी बड़ी आलोचना प्लेटो के आदर्श राज्य की जाती है कि इसमें कल्पना की ऊंची उड़ान भरी गई है। ये आ, ये जो बातें प्लेटो ने कही है, जिस तरह का कठोर श्रम विभाजन उसने किया है, जिस तरह से गुणों की पहचान की बात उसने की है और जिस तरह दार्शनिकों के शासन की बात उसने की है और जिस लंबी शिक्षा योजना की बात प्लेटो करता है, ये सारी बातें काल्पनिक लगती हैं। यथार्थ के धरातल पर इन चीज़ों को लाना बड़ा कठिन काम है। स्वयं प्लेटो ने सिसिली का जो राजा था डायनोसियस, उसको शिक्षित और प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। पहले डायनोसियस फर्स्ट को किया, उसके बाद जो डायनोसियस सेकंड था उसको भी 3 बार उसने शिक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो सका और तब उसे स्वयं को ये भान हुआ कि रिपब्लिक में जो भी बातें उसने लिखी आदर्श राज्य को लेकर के वो काल्पनिक है। ऐसे राज्य को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। फिर प्लेटो अपने इस आइडियल स्टेट में, इस आदर्श राज्य में समाज के अंदर एक बड़ा विभाजन पैदा कर देता है। एक तरफ संरक्षक वर्ग है जिसको बिल्कुल उसने सन्यासी बना दिया है, सभी तरह के अधिकारों से वंचित करके पूरी तरह राज्य पर समर्पित कर दिया है, और दूसरी तरफ उत्पादक वर्ग है जिसको उसने सारी भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसी उत्पादक वर्ग को उसने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है, जबकि संरक्षक वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से वह समाज के दोनों वर्गों के बीच में एक भेद पैदा करता है, विभाजन पैदा करता है। एक आलोचना ये की जाती है कि राज्य का ये जो वर्गीकरण 3 वर्गों में प्लेटो करता है, जो त्रिस्तरीय संगठन बनाता है और जो कर्म आधारित जो विभाजन वो करता है, ये एक जातीयता का पोषक है। मैंने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि भारत में जिस तरीके से हुआ कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वह गुण आधारित थी, वह कर्म आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसा मैक्स वेबर अपनी रिसर्च में ये बताते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, कि 2 कारण ऐसे रहे जिसके कारण से भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। एक तो प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करना चाहता है जो उसका पिता कर रहा है, और दूसरा इस वर्ण व्यवस्था से जो लाभान्वित होने वाला वर्ग था वह ये नहीं चाहता था कि वह इसको बदला जाए। इसलिए यह वर्ण व्यवस्था अंततः जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और यही चीज़ हम प्लेटो की
इस श्रम विभाजन में भी देखते हैं। जब उत्पादक वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी जिससे उस उत्पादक वर्ग में अगर कोई व्यक्ति समय के किसी काल में विवेक संपन्न होता है या उसमें साहस के गुण की प्रधानता होती है तो वह उत्पादक वर्ग से निकलकर सैनिक वर्ग या शासक वर्ग में जा सकता है। इसकी कोई व्यवस्था प्लेटो में कि इस राज्य के वर्गीकरण में हमें नज़र नहीं आती। इस कारण से धीरे धीरे जो उत्पादक वर्ग है वह उत्पादक वर्ग में ही सिमट करके रह जाएगा। इस तरह यह वर्गीकरण जन्म आधारित होता चला जाता है। ये इस तरह से यह राज्य का वर्गीकरण प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य की योजना है वह कहीं न कहीं जातीयता का पोषण करती है। बारकर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करते हुए ये कहता है कि यह एक आध्यात्मिक निरंकुशता है जिसमें दार्शनिक राजा को उसने एक आध्यात्मिक पुरुष बना दिया है, सन्यासी बना दिया है, स्टेट की सारी पावर उसके हाथ में दे दी है और उसने ये मान लिया है कि जो एक पढ़ा लिखा और विवेक संपन्न व्यक्ति है वह कभी कोई गलती नहीं करेगा, इसलिए उसको सारी शक्ति दे दी गई है, राज्य को सारी शक्ति दे दी गई है। ये दार्शनिक राजा और राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का निरंकुश करे, फिर वह किसी भी प्रकार का न्याय करे तो भी वह न्याय हो जाएगा प्लेटो के अनुसार। इस तरह से प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य है वह एक आध्यात्मिक, दार्शनिक या बौद्धिक निरंकुशता को जन्म देता है। प्लेटो के इस आदर्श राज्य का अगर हम मूल्यांकन करें तो जैसा सेबाइन ने कहा है कि अपने आदर्श राज्य से प्लेटो द्वारा कानून का त्याग, अपने समाज का नैतिक आधार विकसित करने में उनकी असफलता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। प्लेटो जिस तरीके से कानून विहीन शासन की बात करता है, कानून को त्याग देता है ये समाज के उस नैतिक आधार को ख़त्म कर देता है जिस आधार पर समाज बनता है। समाज जब बनता है तो व्यक्तियों के बीच के आपसी संबंधों के संचालन के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कानून को ही नकार देंगे तो व्यक्तियों के बीच के आपसी संबंधों का संचालन और उन संचालनों के लिए कानून के द्वारा जो नैतिक आधार विकसित किए जाते हैं वही खत्म हो जाएंगे। नेटलशिप कहता है कि रिपब्लिक में प्लेटो अपने आदर्श राज्य को किंचित भी न्यून नहीं करता, उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। वह नेटलशिप ये कहना चाह रहा है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में कोई सीमाएं नहीं बांधता है, कोई राज्य को वह इतना ताकतवर बना देता है कि वह राज्य को ही सर्वे सर्वा सब कुछ एक आदर्श मान लेता है और चाहता है कि व्यक्ति अपने सारे हितों का बलिदान उस राज्य के समक्ष कर दे। तो ये हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की बात की। धन्यवाद। थैंक यू।